हेलो स्टूडेंट, यह जो है विद्युत रसायन का सेकंड पार्ट हमारा है। फर्स्ट पार्ट में हम बताए थे लास्ट में ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें देखिए पीरियोडिक टेबल में इसमें जो एक्स ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये जो एक्स ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक है, इसमें जो ये फर्स्ट ग्रुप वाला एलिमेंट्स हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या किसी भी यौगिक में 1 होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई भी कंपाउंड का, मान लेते हैं कोई भी यौगिक का नाम है, जैसे मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें जो सोडियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो +1 होगा। ठीक है, यानी किसी भी तत्व, यानी फर्स्ट ग्रुप के कोई भी तत्व, ठीक है, यदि किसी यौगिक में है तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वह +1 होगी। ठीक, और इसी तरह यदि कोई भी एस ब्लॉक का तत्व, यदि सेकंड कॉलम वाला हो, यानी सेकंड वर्ग वाला हो, ठीक है, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या तैयार रखना है। ठीक है, देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा हमें फैक्ट याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, देखिएगा, इसमें हम क्या कर लें, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होता है +1 होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि पूरे कॉलम का होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा यूज होता है, हम उसी को कर रहे हैं तैयार करने के लिए। ठीक है, जिससे आसानी से हम ऑक्सीकरण संख्या को निकाल सकें। ठीक है, अब इसमें हम, ठीक है, बेरिलियम को देख लेते हैं, मैग्नीशियम को देख लेते हैं और कैल्शियम को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होता है 2 होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं, इधर आते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। ज़्यादा हमें नहीं रेडी करना है, इसमें केवल हम ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन का याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 है। ठीक है, अब क्यों -2 है, यानी किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन की संख्या जो होगा वो -2 होगा, और किसी भी यौगिक में फ्लोरीन और क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो -1 होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है। ठीक है, किसी भी तत्व, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी तत्व अथवा परमाणु या यौगिक के आयनों को, के, ध्यान से सुनिएगा, के आयनों को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, अब जैसे मान लेते हैं कोई यौगिक है, ठीक है, SO2 पे या SO4 पर -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस यौगिक पर जो आयन है -2 है, तो इस तरह इस टोटल यौगिक का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो हो जाएगा -2। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं केवल हम सोडियम लें, केवल सोडियम लें। ठीक है, केवल सोडियम लें, और यहाँ पर हम ले लें सोडियम पर +1। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें ऑक्सीकरण संख्या का, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि न यहाँ पर कोई आयन नहीं है, इसके पास कोई आयन ही नहीं है, इसलिए इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगा 0 होगा। यहाँ पर जो आयन है इसके पास क्या है, +1 है, इसलिए इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा क्या होगा, +1 होगा। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या का योग, ठीक है, उसके आयनों के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं एक कोई भी कंपाउंड से, जैसे H2O। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु है, ऑक्सीजन के 1 अणु है। ठीक है, तो इसका यदि हम टोटल, यदि हम ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो इसका जो योग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आप निकाल के देख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें निकालना है H2O का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 गुणे, ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो 2 गुणे हाइड्रोजन का जो
ऑक्सीकरण संख्या होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है -2 होता है। तो देखिए 2 एकाएँ 2, 2 एकाएँ 2 और 2 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना 0 आ जाएगा। इससे स्पष्ट है यदि किसी भी यौगिक के ऊपर यदि कोई आयन नहीं है तो उसके सभी, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। और मान लेते हैं कि अगर कोई यौगिक आपके सामने इस तरह है SO4 पर -2, इसका मतलब ये है कि इसके सभी ऑक्सीकरण संख्या का जो योग है वो -2 के बराबर है, ठीक है। और इस पर सवाल भी आता है, यदि आपके सामने यदि सवाल आ जाए, ठीक है, कि SO4 -2 में, ठीक है, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या है, SO4 पर -2 है, ठीक है। हम क्या करेंगे S प्लस, ठीक है, 4 गुणे ऑक्सीजन का संख्या, ठीक है, क्योंकि इस टोटल, ठीक है, SO4 की जो ऑक्सीकरण संख्या हो किसके बराबर है -2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बराबर -2 के कर देंगे। अब यहाँ हमें पता है, ठीक है, हमें सल्फर का निकालना है। हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो माइनस कितना होता है स्टूडेंट, -2 होता है, -2 होता है, बराबर इधर -2 के है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे हम इसको तो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है, यानी S -8 बराबर -2 के। आया इतना समझ में। तो यहाँ पर हम देखिए इसको हम कट कर रहे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, कट कर रहे हैं इसको तो हो जाएगा क्या, क्या था S प्लस 4 गुणे -2 बराबर -2 था, यही था ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये यहाँ पर -2 था तो हो जाएगा S माइनस, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर S माइनस, ठीक है, S -8 बराबर -2 के, ठीक है। तो यहाँ पर S बराबर 8 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 8 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा +6। अतः हम कह सकते हैं कि SO4 -2 में जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है वो +6 है। तो इस तरह हम ऑक्सीकरण संख्या को निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम आपसे कह दें कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना तो धनायन है और न तो ऋणायन है, ठीक है, धनायन ऋणायन कुछ भी नहीं है। तो इस तरह है, ठीक है, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगा, ठीक है, इस तरह इसकी जो ऑक्सीकरण जो संख्या होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यदि हम बात कर दें, ठीक है, यदि हम बात कर दें SO यानी सल्फर डाइऑक्साइड, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो इस पूरे कंपाउंड पर कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं Al पर 3 आ गया, तो बताइए इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा +3, ठीक है। चलिए हम और कुछ देते हैं, जैसे हम ले लेते हैं ठीक है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, इसमें भी टोटल क्या होगा 0 होगा। लेकिन ध्यान रहे यदि इसमें हम कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यदि पूछ दें तो हम क्या करेंगे, कार्बन प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कर देंगे 0। तो 3 दूना 6, -6 हो जाएगा तो 6 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी C बराबर हो जाएगा 6, यानी कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब हम देखते हैं एक अन्य एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। हालांकि दोनों की ऑक्सीकरण संख्या हमें पता है, क्लोरीन का होता है -1 किसी भी यौगिक में, सोडियम का होता है +1, ठीक है। यदि हम दोनों को यदि हम जोड़ दें तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगा कितना होगा स्टूडेंट 0 होगा, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। अब हम देखेंगे गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल, ठीक है। इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है उस किस तरह का है। देखिए यह जो हमारा है गैल्वेनी सेल,
ठीक है, हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टडी करने के लिए हम अलग से एक ग्राफ बनाए हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम बनाए हैं, ठीक है, देख रहे हैं, ये हमारा है गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, ये है हमारा गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर। यहाँ पर दो पात्र दिख रहा है, दोनों पात्र में विलयन भरा है। एक पात्र में है जिंक सल्फेट, दूसरे पात्र में है कॉपर सल्फेट। तो इस यहाँ पर जिंक सल्फेट है, यहाँ पर जिंक सल्फेट है, तो यहाँ पर जिंक के छड़ यहाँ पर डाला गया है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पर कॉपर की छड़ें डाली गई हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही जिंक सल्फेट इस विलयन में पड़ता है, ये अपने आयन में विभक्त हो जाते हैं। और यहाँ भी देख रहे हैं जो कॉपर है, जैसे ही इस विलयन में पड़ता है, ये भी अपने आयन में विभक्त हो जाते हैं। यानी कि कोई भी यौगिक हो, यदि हम किसी भी विलयन में डाल देते हैं तो वो अपने आयन में विभक्त हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है जिंक सल्फेट है, तो जिंक अलग हो गया है और सल्फेट अलग हो गया है। और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर अलग हो गया है और सल्फेट अलग हो गया है। तो इस तरह से किसी भी आयन में कोई भी यौगिक अलग। अब इस पात्र में है जिंक सल्फेट, तो इसलिए यहाँ पर जिंक की छड़ें डाली जाती है। इस पात्र में है कॉपर सल्फेट, इसलिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट की छड़ें डाली जाती है। ठीक, अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए जो जिंक है, ठीक है, यहाँ पर एनोड लिखा गया है, जो कॉपर है यहाँ पर कैथोड लिखा गया है। ठीक है, तो एनोड यहाँ पर क्यों लिखा गया है, अब इसको समझिए। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जिंक पर ऑक्सीकरण होता है और कॉपर पर अपचयन होता है। यही रीज़न है कि वहाँ पर एनोड लिखा गया और यहाँ पर कैथोड लिखा गया है। अब ऑक्सीकरण और अपचयन हम आपको बता दिए हैं। ऑक्सीकरण तभी होता है जब कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। अब जब कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो अपचयन होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस जिंक पर ऑक्सीकरण हो रहा है और इस पर अपचयन हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता कॉपर की क्रियाशीलता से अधिक होता है, इसलिए जिंक पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर पर अपचयन हो रहा है। तो इसकी एक विद्युत सक्रियता की एक श्रेणी है। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। ठीक है, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी। उसमें कुछ तत्वों का क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है क्रियाशीलता के आधार पर, उसको बताएंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इतना ही केवल समझिए। ठीक है, जब जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन दान करता है तो यह इलेक्ट्रॉन दान करने के साथ साथ, ठीक है, जैसे जैसे यह इलेक्ट्रॉन को दान करता है वैसे वैसे इस विलयन में जिंक की जो छड़ है ये अपने धनायन को दान मतलब इस विलयन में आयनित करने लगती है। इसलिए ये हमेशा जो जिंक की छड़ी हैं ये हमेशा यहाँ पर ऋणायन बना रहता है, यहाँ पर हमेशा ऋणायन बना रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा ऋणायन बना रहता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो कॉपर की छड़ी है यहाँ पर, ठीक है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो विलयन में जो कॉपर है, ठीक है, इसके धनायन, ठीक है, इस कॉपर की छड़ पर अवक्षेपित होते रहते हैं। यही रीज़न है कि जो कॉपर की छड़ है ये धनायन का काम करती है। ओके स्टूडेंट, आप देखते हैं आगे। यहाँ पर जो जिंक की छड़ है वो गलने लगते हैं और जो कॉपर की छड़ है यहाँ पर एक कॉपर आयन के जमने के कारण यहाँ पर एक कॉपर ये मोटा होने लगता है, यहाँ पर ये मोटा होने लगता है और इस तरह ये आवेशों का प्रवाह होने लगता है। और इस परिपथ को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रिज जोड़ दिया जाता है जिससे यहाँ का ऋणायन इधर जाए, ठीक है, यानी कि दूसरे पात्र में जाए और यहाँ का जो धनायन है इस पात्र में आए। ठीक है, यानी इस तरह से पूरा साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह यहाँ पर 1.1 वोल्ट का सेल तैयार हो जाता है। ठीक, 1.1 वोल्ट का सेल तैयार हो जाता है। ओके, अब हम इसका डिजिटल फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर अभी हम आपको दिखाने वाले हैं डिजिटल
जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वही है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर डिजिटल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देख रहे हैं वही प्रोसेस है, देख लीजिए यहाँ पर भी वही चीज़ है और साथ ही यहाँ पर भी वही प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा, आप इस फिगर को अच्छे से देखिएगा। अब इसका नोट्स हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम बना देंगे। ओके।